तो प्यूरिटन पोइट्री हम पढ़ रहे हैं, और प्यूरिटन पोइट्री में अभी हमने जो पढ़ा है वो है स्कूल ऑफ स्पेंसर पहले पढ़ा, और अब जो हम पढ़ने वाले हैं द पोइट्स ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा इसके उसके बैकग्राउंड में भी, तो ये स्लाइड हमने दोबारा से इसलिए इसके बैकग्राउंड में भी रखी है। द प्यूरिटन पोइट्री जो है जैकोबियन और कैरोलाइन पोइट्री में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द मोनार्क्स और उनकी रेन के एतबार से। जेम्स वन जो कि स्कॉटिश किंग थे, जेम्स सिक्स थे, यहाँ पे ये जेम्स वन बनते हैं क्योंकि कोई एयर अवेलेबल नहीं था थ्रोन के लिए, तो उनके दूसरे रिलेटिव्स को बुलाना पड़ा। और जेम्स वन के बेटे हैं चार्ल्स वन, जिनको बाद में एग्जीक्यूट भी किया गया। और बाद में एक 18 साल का गैप आता है जिसे हम कहते हैं प्यूरिटन का डोमिनेंस का टाइम, जिसमें पहले पार्लियामेंट और फिर क्रॉमवेल रूल करता है। और क्रॉमवेल के सेक्रेटरी थे आपके स्पेशल पोएट जॉन मिल्टन, जो बाद में हाफ ब्लाइंड भी हो गए। तो हमने इस दौर की जो प्यूरिटन एज की पोइट्री है उसे 3 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, वैसे तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक जेम्स वन और सर चार्ल्स ये वन के किसके टाइम में। सेक्रेटरी थे? क्रॉमवेल के। मिल्टन जो है। क्रॉमवेल। क्रॉमवेल जो एक जनरल था, जो रूलर था, जो बाद में रूल किया जिसने इंग्लैंड के ऊपर, उसके ये लैटिन सेक्रेटरी थे। ठीक, पर्सनल सेक्रेटरी कर लें, एकेडमिक सेक्रेटरी कर लें। तो पोइट्री जो है वो पहले हिस्से में हमने कहा कि एक तरफ जो है वो सारे पोइट्स हैं, और एक तरफ है प्यूरिटन का सुपरस्टार है, वो है जॉन मिल्टन। तो एक तो ये 2 बड़े हिस्से हो गए। लेकिन जब तक मोनार्क हैं उसमें फिर 2 हिस्से हैं। एक जेम्स वन का टाइम है जिसे जैकोबियन पीरियड कहते हैं, एक कैरोलाइन पीरियड है। और इसके अंदर पोइट्री को हमने बजाय इसके कि 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, हमने उनके स्कूल्स के एतबार से हमको डिवाइड कर दिया कि जिस जिस ग्रुप में वो फॉल कर रहे हैं। तो 3 स्कूल हमारे सामने आते हैं, और जॉन मिल्टन इनमें किसी स्कूल में नहीं आता, ये ज़हन में रखें, वो अलग है इनसे, इसलिए हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे। तो पोएट्री हमने अभी जो इस लास्ट लेक्चर था हमारा वो था अबाउट स्कूल ऑफ स्पेंसर। तो उसमें आपने अभी चंद पोइट्स देखे, उनमें जो खास बात थी और किस मॉडल को फॉलो कर रहे थे आपको पता चल गया। उनकी कौन कौन सी पोइम्स हैं वो भी आप सबसे बेहतर तरीका, जैसे मैंने अभी गैस में आपको बताया, कि आप उनका ना एक चार्ट बना लें छोटा सा, प्यूरिटन पोइट्री ऊपर लिखें, उसके 3 हिस्से बनाएं, और हर हिस्से में पोइट्स के नाम और उनके वर्क को लिख दें बस, हर स्कूल के नीचे नीचे। तो ये आपके एक ही पेज पे आ जाएंगे सारे, और उनके वर्क्स आ जाएंगे, वो जल्दी से याद होना शुरू हो जाएंगे। तो अब जो हम इस लेक्चर की तरफ हम जा रहे हैं वो सेकंड पार्ट है इनका, मेटाफिजिकल पोइट्स। द स्कूल जो है मेटाफिजिकल, ये कौन है? द मेटाफिजिकल पोइट्स वर जॉन डन। इस ग्रुप को अगर हम सामने रख लें पहले, तो इनके जो लीडर है, सबसे बड़े पोइट थे जॉन डन। उसके अलावा हैरिक, थॉमस कैरे एंड रिचर्ड क्राशा, हेनरी वॉन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड लॉर्ड हर्बर्ट ऑफ चारबरी। सो द लीडर ऑफ द स्कूल वाज द डन, यानी जॉन डन की बात कर रहे हैं। जॉन डन जो है वो इस स्कूल का लीडर है, मेटाफिजिकल पोइट्स के ग्रुप का, और ये उसके सारी टीम है उसके आप। दे आर कॉल्ड द मेटाफिजिकल पोइट्स। क्यों कहलाते हैं मेटाफिजिकल? नॉट बिकॉज दे आर हाईली फिलोसफिकल, जैसे लफ्ज से तो ऐसा लगता है ना मेटाफिजिकल, जैसे मेटाफिजिक्स बुक है अरिस्टोटल की, फिजिक्स भी है। तो फिजिक्स कहते हैं जनरल लॉज ऑफ यूनिवर्स को, फिजिक्स जो है एनर्जीज और टचेबल रियलिटी को फिजिक्स, यानी फिजिकल फिनोमेनन को आप स्टडी जब करते हैं। और मेटाफिजिक्स कहते हैं जिनको आप नहीं देख सकते समझ सकते, जो बियॉन्ड फिजिक्स है। ठीक है, यानी आप उसे कह लेते हैं फिलोसफी। आपको पता है अभी जो चीज साबित हो जाए कहते हैं वो साइंस बन जाती है, जिसका एविडेंस आप दे सकते हैं। और वो चीज जो समझ में तो आती है, लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग तो होती है, लेकिन उसका एविडेंस कोई नहीं होता, अभी आप इसे साबित नहीं कर पाते, तो वो फिलोसफी कहलाती है। तो इसका मतलब है मेटाफिजिकल जो रैम रैम है वो फिलोसफिकल रैम है। तो लव से क्या हमें लग रहा है कि मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, मीन्स ये कोई दूसरी दुनिया की बातें करेंगे सारी की सारी, ऐसे लग रहा है। जैसे प्लेटो की जो इनविजिबल वर्ल्ड है वो मेटाफिजिक्स है, तो ये जो विजिबल वर्ल्ड है वो फिजिक्स है। तो मेटाफिजिकल पोइट वो होने चाहिए जो इनविजिबल वर्ल्ड की इनविजिबल बातें करें, जैसे मेटाफिजिकल थियरी है सारी है प्लेटो की। अब नाम तो इनका ऐसा है, लेकिन धोखा है, डिसेप्शन है इस नाम के अंदर। They are highly philosophical, it look like, but because their poetry is full of conceits, exaggerations,
quibbling about the meaning of the word, display of learning, and far-fetched similes and metaphors. तो इसके अंदर है क्या कुछ, फिलॉसफी तो हमें शायद इतनी ना मिले, लेकिन कंसीट, एग्जैजरेशंस और वर्ड का डिस्प्ले, शो ऑफ लर्निंग, सिमिलीज और मेटाफर्स की भरमार में पाई जाती है। तो हु इन्वेंटेड द टर्म मेटाफिजिकल, आखिर कैसे इनका नाम पड़ गया? इट वाज डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने पहली डिक्शनरी भी बनाई थी। मैंने कई बार बताया है, जो पहली डिक्शनरी इंग्लिश में कंपाइल हुई थी वो डॉक्टर जॉनसन ने की थी, और अभी डॉक्टर जॉनसन तक हम पहुंचे नहीं है वैसे, उन्होंने इनको नाम दिया है। उनका जो ऐसे है ना अब्राहम कॉली के ऊपर, लाइव्स ऑफ द पोइट्स उनकी फेमस बुक है, लाइव्स ऑफ पोइट, और अब्राहम कॉली के बारे में जब वो लिखते हैं तो उस वक्त वो टर्म इस ग्रुप के लिए यूज करते हैं, मेटाफिजिकल। देयर ही रोट, उनके एग्जैक्ट वर्ड हम चले पढ़ लेते हैं, शायद इनमें कोई लाइन आ जाए। अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द 17th century appeared a race of writers, डॉक्टर जॉनसन लिख रहे हैं, अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द 17th century, ठीक है, appeared a race of writers that may be termed the metaphysical poets। कहता है कुछ एक रेस ऑफ राइटर सामने आती है 17th century के स्टार्ट के अंदर, तो जिनको हम कहते हैं, हम कह सकते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। अब ये तंजिया कह रहे हैं, द मेटाफिजिकल पोइट्स वर men of learning and to show their learning was their whole endeavor। कहता है वो काफी समय पढ़े लिखे थे और उनकी पोइट्री का एक ही पर्पस था कि अपनी जो नॉलेज है ना उसका शो ऑफ किया जाए सही तरीके से। जो उस टाइम की साइंस है, जो हिस्ट्री है, जिस तरह जो हैब्रियो नॉलेज है, वो सारा वो लेके आते थे उसके अंदर। But unluckily, resolving to show it in rhyme instead of writing poetry, they only wrote verses, and very often such verses instead of, देखो गौर करें, instead of writing poetry, वो मान ही रहा कि सही तरह की इनकी पोइट्री है डॉक्टर जॉनसन कि उन्होंने ये कोशिश तो की, लेकिन पोइट्री लिखने की बजाय उन्होंने क्या किया कि कुछ वर्सेस तख्लीक कर दी। वर्सिफिकेशन पोइट्री नहीं मानी जाती समटाइम। Very often such verses as stood the trial of the finger better than the ear। ठीक है, कैसे लगता है कि ट्रायल ऑफ द फिंगर तो था कि उन्होंने अपनी उंगलियों को वक्त में तो डाला, लेकिन कानों को वो भले न लग सके, यानी वो स्वीट मैसेज ट्रांसफॉर्म नहीं कर सके। तो ये उन पर तनकीद करते हुए कहते हैं, मुझे तो लगता है वो मेटाफिजिकल है वो। तो उसने इनको एक मजाक में, एक तनकीदी नुक्ता नजर से डॉक्टर जॉनसन इनका मजाक उड़ाते हुए इनका नाम रखते हैं। जैसे हम मजाक में किसी को आइंस्टाइन कह दें तो बाद में वो आइंस्टाइन ही बन जाए, तो ये मेटाफिजिकल ही बन गए, अब ये मेटाफिजिकल ही कहलाते हैं। और इनको आइडियलाइज किया, टी.एस. एलियट ने इनको बड़ा आइडियलाइज किया है मेटाफिजिकल पॉइंट्स को, कि ये बड़े अच्छे से जोड़ते हैं। आप जब उनकी टी.एस. एलियट तक पहुंचेंगे ना तो फिर हम एक दफा फिर ये जिंदा हो जाएंगे मेटाफिजिकल। So though Dr. Johnson was prejudiced against the metaphysical school of poets, थोड़े हमें prejudice नजर आते हैं, आपने उनकी टोन देखी थी, बड़ी आयरॉनिकल थी, एंड और इवन वो कह रहे थे पोइट्री करने की कोशिश कर रहे थे, हो नहीं रही थी, और वर्सेस तख्लीक पा रहे थे बस। And the above statement is full of exaggeration, yet he pointed out the salient characteristics of this school। बाद में उन्होंने जो ऐसे लिखा है उसमें कुछ और भी पॉइंट थे जिनमें कहीं कहीं वो मानते भी हैं, जैसे अभी भी वो कुछ मान रहे थे कि एटलीस्ट वो बड़े लर्नड किस्म के पोएट थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे। One important feature of the metaphysical school which Dr. Johnson mentioned was their discovery of occult resemblance in things apparently unlike। वो जो conceit की बात हो रही है कि जो apparently very unlike thing है, very far fetched similes हैं, जिनका आपस में कोई जोड़ नहीं बनता, वहां ये लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो एक पोएम में कहते हैं ना जॉन डन के, लवर्स आर लाइक द टू लेग्स ऑफ द कंपस। ठीक है, तो जैसे कंपस नहीं घुमाते हैं तो हम दायरा लगाते हैं ना, ज्योमेट्री का एक इंस्ट्रूमेंट है ना, तो उसकी तरह होता है कि एक जो है वो घर में है और एक बाहर होके फिर वापस आ सकता है। Moreover, he was absolutely right when he further remarked that the metaphysical poets were perversely strange and strained। ठीक है, although इनके वर्क से हैप्पी नहीं, लेकिन कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं अनकॉन्शियसली में भी, कि इनमें जो रिजेम्बलेंस लेके आना है, वेरी डिसिमिलर थिंग्स के अंदर सिमिलैरिटी ढूंढ लेते हैं ये, और बड़े शो ऑफ लर्निंग करते हैं अपनी।
स्ट्रेंज किस्म की राइटिंग है इनकी। द मोस्ट heterogeneous ideas are yoked by the violence together। अब ये फिर ओरिजिनल लाइन है डॉक्टर जॉनसन की। तो heterogeneous ideas जो है ना, जो बिल्कुल ही डिफरेंट आइडियाज, वेरी मच डिफरेंट, yoked by the violence, बिल्कुल जबरदस्ती जिनको एक जगह पे yoked कर दिया गया, जैसे दो बैलों को नहीं जोड़ते, yoked करते ताकि वो एक साथ काम करें खेतों में। Together nature and art are ransacked for the illustrations and comparisons and illusions. Their wish was only to say what had never been said before। कहते हैं मुझे तो लगता है कि वो कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जो कभी ना कहा गया हो, ऐसे स्टाइल में कुछ बात करना चाहते हैं। तो ये मेटाफिजिकल पोएट के ऊपर डॉक्टर जॉनसन की कुछ कोट्स थे। एनालिसिस ऑफ द फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। So Dr. Johnson, however, did not fail to notice that beneath the superficial novelty of the metaphysical poets lay a fundamental originality. If they frequently threw away their wit upon false conceits, they likewise sometimes struck out unexpected truth। ठीक है, कि कभी कभी उसे लगता है कि अगर वो अपनी जो है फॉल्स कंसीट, जिसे वो नाम दे रहे हैं डॉक्टर जॉनसन, अगर वो थोड़ा सा साइड पे कर दें तो unexpected truth भी सामने आता है। If the conceits were far-fetched, they were often worth to carriage, to write on their plan. It was at least necessary to read and think. The metaphysical poets were honest, original thinkers. They tried to analyze the feelings and the experience। पहली बार ऐसा हुआ था हिस्ट्री के अंदर कि उन्होंने बिल्कुल जो साइंटिफिक, उस जमाने में मैंने बताया जैसे साइंस, फेमिनिज्म में भी साइंस आगे बढ़ रही थी और साइंटिफिक नई नई डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन हो रही थी। तो इन पोइट्स ने क्या किया, स्पेशली जॉन डन ने, जो कि ना सिर्फ एक प्रीस्ट था बल्कि जो है वो काफी लर्नड पर्सन था और प्रेजेंट डे साइंस को भी समझता था। और उसने क्या किया कि उन साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज किया और इवन साइंटिफिक इंक्वायरी को लगाया फीलिंग को अंडरस्टैंड करने की। फर्स्ट टाइम इट हैपेंड कि फीलिंग का क्या, फीलिंग को आपका एनालिसिस थोड़ी आप कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस को, इवन द एक्सपीरियंस ऑफ लव, इवन जो लव है वो उसको भी रैशनली या साइंटिफिकली उस पर बात करता हमें नजर आता है। They hoped for immortality, they were obsessed by the consciousness of mortality। और एक और बात इनमें खास नजर आती है मेटाफिजिकल पोएट्स के अंदर, इन सारी बातों के साथ साथ, कि दे आर होप फॉर द इमॉर्टैलिटी। ठीक है, उन्हें लगता था कि हम अपने काम से जो है वो जिंदा रह सकते हैं और ऐसा हमें काम करना पड़ेगा जो बिल्कुल डिफरेंट हो, और डिफरेंट होने के लिए उन्होंने डिफरेंट तरीके यूज किए यहाँ पे। तो उनमें मेटाफिजिकल पोएट की हम बात करते हैं तो जॉन डन ही हमारे सामने आता है, सबसे बड़ा शायर। 1537 में इसकी पैदाइश होती है, 1631 के अंदर इसकी डेथ है। तो मेटाफिजिकल पोएट्स का जो स्कूल है, जैसे स्कूल ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर को फॉलो करते थे, मेटाफिजिकल पोएट्स में जो है वो लीडर जॉन डन है। लेकिन ये भी क्या किसी स्कूल को फॉलो कर रहे थे, चलिए इसको देखते हैं। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ द पोएट्स एंड हैड अ वेरी अनइवन कैरियर अंटिल वी बिकम द डीन ऑफ सेंट पॉल। सेंट पॉल स्कूल के ये डीन भी रहे और प्रीस्ट भी थे। ये वैसे भी एक रिलीजियस स्कूल था। Though his main work was to deliver religious sermons, he wrote poetry of a very high order। साथ साथ sermon भी deliver करते थे संडे को और very highly religious person थे। His best known works are The Progress of the Soul, An Anatomy of the World, and Elegy and Epithalamium। तो ये इन्होंने इस तरह के काम लिखे हैं, मेटाफिजिकल जो काम किए इन्होंने, और इस पे मैं चाह रहा हूँ कि कोई जॉन डन पे एक प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, और वो हाथ का मेरे ख्याल में लेके हैं। 1573 नहीं है सर? ओके, जॉन डन की हम बात करें, शायद आप इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ पे थोड़े से इशू आ रहे हैं, चलें इसको दोबारा से देख लेंगे। जॉन डन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। पोइट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आज हमारी क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। एमरस पोइट्री उन्होंने की, जैसे लव एंड डिवाइन पोएम सिलेबस में भी शामिल है, और मेटाफिजिकल पोइट्री एक की है जिसे आप डिवाइन पोइट्री कह लें, मेटाफिजिक्स समटाइम डिवाइनिटी के लिए भी यूज करते हैं, और स्टेरिकल पोइट्री उन्होंने की है। तो 3 किस्म की पोइट्री की है। Donne's poetry, in his amorous lyrics, which include his earliest works, he broke away from the Petrarchan model, so popular among the Elizabethan poets, and expressed the experience of love in a realistic manner। अभी तक तो हमने देखा जितने भी पोएट हैं, लव पोएट स्पेशली,
तो उनका तो सबसे बड़ा गुरु जो है, सबसे बड़ा मॉडल एलिजाबेथन एज के अंदर हमें पेट्रार्क मिलता है। सब लोग पेट्रार्क को फॉलो कर रहे हैं। जब से सरे और वाइट ने उनको कॉपी किया, या बल्कि उससे भी पहले चौसर ने जैसे काम किया। तो डन ने क्या किया? डन ने पहली बार जो है वो ये पैटर्न ब्रेक किया और बड़े रियलिस्टिक मैनर में लव पोएट्री की है। His metaphysical and hysterical works, which from a major portion of his poetry were written in later years, तो अर्ली में इनकी एमरस पोएट्री है, वो भी रियलिज्म पे बेस कर रही है, साइंटिफिक एक एनालिसिस है उसका भी। द प्रोग्रेस ऑफ द सोल एंड द मेटाफिजिक metempsychosis, in which Donne pursues the passage of the soul through the various transmigration, including those of a bird and a fish, is a fine illustration of his metaphysical poetry. They were written in rhymed couplet and influenced both Dryden and Pope. पोप जो है वो बाद में जो आ रहे हैं, एज ऑफ ड्राइडन आएगी, एज ऑफ पोप भी आएगी, उन पर भी डन के इस वर्क का असर पड़ता है। इवन टी.एस. एलियट जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर थे इस वर्क से। ब्राउनिंग एंड डन में क्या ताल्लुक है? ब्राउनिंग जो है विक्टोरियन पोइट थे, बाद में हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह ड्रामेटिक पोइट्री के हवाले से बड़े फेमस हैं। टेनिसन और ब्राउनिंग जो है। Browning has often been compared to, Donne has been often been compared to the Browning on account of his metrical roughness, obscurity, ardent imagination, taste for metaphysics, and unexpected divergence into sweet and delightful music. But there is one important difference between Donne and Browning. वो क्या है? Donne is a poet of wit, while Browning is a poet of ardent passion. ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर किया जाता है इनके मैट्रिकल रफनेस की वजह से, ऑब्सक्योरिटी और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, और फिर मेटाफिजिक्स का जो एलिमेंट है और डिलाइटफुल म्यूजिक का ताल्लुक है। तो इनमें काफी कंपैरिजन होता है ब्राउनिंग और डन के अंदर। लेकिन डन इज अ पोएट ऑफ विट व्हाइल द ब्राउनिंग इज अ पोएट ऑफ आर्डेंट पैशन। इनमें इस तरह से हम थोड़ा सा फर्क कर सकते हैं। लाइक ब्राउनिंग, डन हैज नो सिंपैथी फॉर द रीडर who cannot follow his keen and incisive thought, while his poetry is most difficult to understand because of its careless versification and excessive terseness. तो इसकी जो obscurity है, ये भी डन की एक ब्यूटी है। इजीली अपने आप को पेश नहीं करता कि बिल्कुल आसान से पोइट्री की जाए, जैसे हम आगे चल के देखेंगे। वर्ड्सवर्थ का मिशन है कि ले मैन की लैंग्वेज में प्रोज की तरह की पोइट्री करना। तो हमें डन में क्या एक नजर आती है? मुश्किल पसंदी नजर आती है, जैसे गालिब की पोइट्री में नहीं आपको मिलती। डिफिकल्ट जो एक्सप्रेशन है और साइंटिफिक इल्यूजन्स हैं, और इस तरह हिस्ट्री और मेटाफिजिक्स को लेके आना है। और फिर कंसीट्स का यूज है, जो वारफाइड सिमिलीज होती हैं, जिनको क्रैक करते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है रीडर, उसको अंडरस्टैंड करते हुए कि आखिर ये सिमिली है क्या। तो यहाँ ये सिमिलर हो जाता है ब्राउनिंग के साथ। थोड़ा सा हमें चले, आने वाले पोइट्स का हिंट भी हमारे पास आ गया। उसके अलावा हमारे पास आता है जो रॉबर्ट हैरिक एंड थॉमस कारियो। रॉबर्ट हैरिक रोट एमरस एज वेल एज रिलीजियस वर्क्स। अच्छा, ये है कि ये जो मेटाफिजिकल स्कूल है, इसमें डन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके वर्क्स को आपने थोड़ा सा सही तौर पे समझना है, और बाकी माइनर पोइट्स हैं, कुछ ना कुछ आपको याद रह जाए तो वेल एंड गुड है। और बार बार थोड़ी सी रेटिंग करने से ना, या बार बार ये सुनने से और पढ़ने से, या इनके डायग्राम बना लें, वैसे मैं आपको जो मशवरा दे रहा हूँ, उससे एक पेज पे आ जाएगा। फिर एक बजाय एक चार्ट ले लें, उस पर बना रहे हैं तीनों स्कूल को लिख के, सारे पोइट्स और उनके वर्क्स लिखते जाएं, तो अपनी स्टडी में लगा दें, दिन रात देखते रहें, तो ये डिकोड हो जाएंगे। Robert Herrick wrote amorous as well as religious verse, but it is on account of the poem of the former type, love poems, for which he is famous. Robert Herrick जो है, इनकी लव एमरस पोइट्री उन्होंने की है, रिलीजियस वर्स भी थोड़ी बहुत की है, लेकिन इनकी सबसे फेमस जो है एमरस पोइट्री है। He is much in common with the Elizabethan songwriters, but on the account of his pensive fantasy and meditative strain, especially in his religious verse, Herrick is included in the metaphysical school of Donne. तो उनकी जो रिलीजियस पोइट्री है, उसी की वजह से ये स्कूल में ये जगह बनाते हैं, मेटाफिजिकल स्कूल के अंदर। थॉमस कारियो जो है, ऑन होम
The influence of the Donne was stronger, was the finest lyric writer of his age. Though he lacks the spontaneity and the freshness of the Herrick, he is superior to him in fine workmanship. His Persuasions of the Love is a fine piece of rhythmic cadence and harmony. कार्यों का जो वर्क है, Persuasion of Love. कुछ और मेटाफिजिकल पोइट्स में कुछ हम नाम गिनवा देते हैं ताकि इनका नाम आए तो एटलीस्ट आपको ये पता हो कि कहाँ फॉल कर रहे हैं. रिचर्ड क्रॉशा possessed a temperament different from that of the Herrick or the Cario. He was a fundamentally religious poet, and his best work is The Flaming Heart. Richard Crashaw का वर्क है. Though less imaginative and intellectually inferior, at times reaches the heights of the rare excellence in his poetry. Henry Vaughan, though a mystic like Crashaw, was equally at home in sacred as well as secular verse. Though lacking in vigor of the Crashaw, Vaughan is more uniform and clear, tranquil and deep. George Herbert is the most widely read of all the poets belonging to the metaphysical poets, except, of course, Donne. काफी ज्यादा जॉर्ज हर्बर्ट को पढ़ा गया और डन के बाद इनका नंबर है, अपने टाइम पे ये फेमस हुए. This is due to the clarity of expression and the transparency of his conceits. In his religious words, there is simplicity as well as the natural earnestness mixed with the didactic strain. There is also the current of quaint humor and in his poetry. तो इनमें didactic element होना, religious element होना और conceits को use करना, metaphysical के सारे poets में आपको ये common चीजें मिलेंगी, चाहे वो जॉर्ज हर्बर्ट हो, हेनरी वॉन हो, रिचर्ड क्रॉशा हो. कुछ और पोइट्स में हमारे पास आते हैं. लॉर्ड हर्बर्ट ऑफ चरबरे इज इंफीरियर एज ए वर्स राइटर टू द ब्रदर. जॉर्ज हर्बर्ट के ये भाई हैं, लॉर्ड हर्बर्ट ऑफ चरबरे, एंड ही इज बेस्ट रिमेंबर्ड एज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी. Moreover, he was the first poet to use the meter, which was made famous by the Tennyson and Memoriam. बाद में इन्हीं के मीटर को टेनिसन ने मेमोरियम पोएम के अंदर यूज किया है. ये भाई हैं जॉर्ज हर्बर्ट के, और हर्बर्ट आपको पता है सेकंड इन रैंक जॉन डन से, जिनके काम को अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा पजीराई मिली थी, और ये फेमस हैं चरबरी ऑटोबायोग्राफी लिखने की वजह से भी फेमस है. जैसे एक न्यू जॉनरा आपको पता है उस टाइम पे आ चुका था. Other poets who are also included in the group of the metaphysicals are Abraham Cowley and Andrew Marvell. Andrew Marvell जो हैं ये भी क्रोमवेल के सेक्रेटरी थे along with John Milton. तो इनका नाम इस तरह से हम याद रख सकते हैं. And Edmund Waller. Cowley is famous for his Pindaric odes, which influenced English poetry throughout the 18th century. तो कौली का नाम जो है वो इब्राहिम कौली का फेमस है पिंडारिक ओड की वजह से. एंड्रयू मार्वल फेमस है कि वो मिल्टन के साथ मिल के सेक्रेटरी के तौर पे काम करते रहे क्रोमवेल के साथ. एक रेवोल्यूशनरी वर्क था वो. मार्वल इज फेमस फॉर हिज लॉयल फ्रेंडशिप विद मिल्टन. मार्वल का नाम इस हवाले से है. एंड बिकॉज हिज पोएट्री शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू स्कूल्स ऑफ द स्पेंसर एंड डन, Waller was the first to use the closed couplet which dominated English poetry for the next century. और वालर की खास बात है कि इन्होंने क्लोज्ड कपलेट, हेरोइक कपलेट यूज की, जो बाद में अगली सदी में बहुत ज्यादा फेमस होने वाली है. द मेटाफिजिकल पोएट्स शो द स्पिरिचुअल एंड मॉरल फर्वर ऑफ द प्यूरिटन्स. जो यकीनी बात है ये प्यूरिटन एज में है, तो मेटाफिजिकल स्कूल में जो वो खास बातें हैं जो उनके अंदर हैं, उसके अलावा जो होंगी वो है कि इनका स्पिरिचुअल होना, मॉरल फर्वर, वो प्यूरिटन का खास है, वो भी इनमें नजर आता है. अपनी एज की जो स्पिरिट है उनके अंदर हमें आपको नजर आएगी. एज वेल एज द फ्रैंक एमोरस टेंडेंसी ऑफ द एलिजाबेथन. तो इनमें दूसरा जो मिक्सचर है वो है एमोरस टेंडेंसी है जो हमें मिलती है एलिजाबेथन के यहाँ स्पेशली. तो मेटाफिजिकल इनको मिक्स कर देते हैं वो अपने टाइम के रिलीजियस फर्वर को विद एमोरस कॉन्सेप्ट के साथ, और फिर और बातें जो हमने इंट्रोडक्शन में की. Sometime like the Elizabethan, they sing of making the best of his life as it last. तो हमने मेटाफिजिकल पोइट्स में ये दोनों तरह के ट्रेंड का मिक्सचर नजर आता है. तो एक दफा फिर वापस चलते हैं. अभी हमने क्या पढ़ा? हमने जैसे देखा था कि प्यूरिटन पोइट्री पढ़ रहे हैं और उसमें हमने
देखा कि हमने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया हुआ है। स्कूल ऑफ स्पेंसर है, स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, स्कूल ऑफ कैब्रियल पोइट्स हैं। हमने स्कूल ऑफ स्पेंसर को सेपरेटली डिस्कस किया है, और इस लेक्चर के अंदर हम मेटाफिजिकल पोइट्स को देख रहे थे। और मेटाफिजिकल पोइट्स में इनके जो लीडर हैं वो जॉन डन है। बाकी ग्रुप हमने देखा हैरिक, क्राशा, कारियो, रिचर्ड, एनी वॉन, रॉबर्ट हर्बर्ट, और उसके भाई जो हैं लॉर्ड हर्बर्ट और चारबरी। तो इनके लीडर जो है हमने देखा था कि वो जॉन डन है। फिर हमने पढ़ा कि किसने ये टर्म इन्वेंट की थी, तो आपको पता चल गया किसने कौन सी बुक में कौन से ऐसे में क्या बात की थी, और वो इसमें आयरनी थी कि नहीं, ये भी आपको पता चल चुका है। और डॉक्टर जॉनसन ने और भी कुछ इन लोगों के बारे में बातें की, वो भी हमने डिस्कस की। और इस बात को करते करते हमने इनके मेजर जो है वो करेक्टरिस्टिक्स को साथ साथ डिस्कस किया। और हमने ये बात खास तौर पे समझी है कि जॉन डन ने क्या किया है, या मेटाफिजिकल पोइट्स ने फीलिंग्स का भी एनालिसिस किया है। ये उनकी बड़ी खास बात है। कंसीट्स एक अलग टेक्निकल खास बात तो है ही है, फीलिंग और एक्सपीरियंस का को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उसका साइंटिफिक एनालिसिस करना, और बड़े रियलिस्टिक मैनर में इवन इमोशन ऑफ लव को भी रियलिज्म के ऊपर लेके आना, के मेज पे रखना उसे, और फिर उसका साइंटिफिक एनालिसिस करना। फिर हमने जॉन डन को स्पेशली देखा कि उसकी कौन कौन सी पोइम्स हैं, फेमस पोइम्स हैं। और फर्दर इस पे एक प्रेजेंटेशन यकीनन आनी चाहिए जो फर्दर हमें और डिटेल देगी। और जॉन डन की हमने पोइट्री को देखा 3 टाइप से, एमरस, मेटाफिजिकल और हिस्टोरिकल हैं। और हमने जॉन डन की खास बात एक और भी देखी, वो है कि पेट्रार्कल मॉडल को ब्रेक किया फाइनली। जो एलिजाबेथन पोइट्री लगातार ऐसी चल रही थी, और डन ने आकर जो है एक रियलिस्टिक मैनर, एक नया स्कूल जो है वो अडॉप्ट किया। और उनकी फेमस वर्क को भी हमने देखा। ब्राउनिंग और डन में हमने सिमिलैरिटी देखी। और फिर डन को कैसे याद करता है टी.एस. एलियट, वो मैंने लिखा तो नहीं है लेकिन आपको मेंशन कर दिया था। उनके भी ये फेवरेट पोइट्स हैं, और वो उनके टाइम पे यकीनन हमको देखें। फिर कुछ माइनर पोइट हमने देखे हैं, रॉबर्ट हैरिक हैं, टॉमस कारियो हैं, और उनकी कुछ पोएम्स, इनकी कुछ कुछ खास बातें ताकि आपको याद रह सकें। और रिचर्ड क्राशा, वॉन और हर्बर्ट। और लास्ट पे हम क्या देखते हैं, मार्वल को। एंड्रयू मार्वल में क्या खास बात थी, और वॉलर के अंदर फिर वॉलर ने क्लॉज कपलेट यूज किया जो अगली सदी में फेमस हो रहा है। और मार्वल की खास बात यह है कि वो मिल्टन के क्लोज फ्रेंड। यहाँ पे हम अपना ये लेक्चर एंड करते हैं।